तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनिका पहले ही रोहित की इस स्थिति को देखकर बहुत परेशान थी, लेकिन अब उसका गुस्सा रोहित के करीब जाते ही बर्फ की तरह पिघल जाता है। वह अपने दोनों हाथ रोहित के पीछे की तरफ ले जाती है और उसे कसकर हग कर लेती है और अपना सिर रोहित के सीने पर रखकर खड़ी हो जाती है। फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोहित मुस्कुराता है और अनिका के सिर के ऊपर की तरफ अपनी गर्दन को ऊंचा करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका को तुरंत याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि रोहित की बॉडी बाकी लोगों से जल्दी रिकवर कैसे हो जाती है। ये याद आते ही वह अपनी आंखें खोल लेती है। वह समझ जाती है कि रोहित की बॉडी ने इतना घाव होने के बाद भी जल्दी से रिकवर कर ली है। इसके अलावा स्वाति ने रोहित को ड्रिप में ऐसी दवाई दी थी जिससे कि वह किसी की तरह कमज़ोर महसूस ना करे और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इन दवाइयों को अनिका ने पहले कभी नहीं देखा था, यानी कि वह मार्केटिंग के या फिर किसी भी जगह अवेलेबल नहीं थी। वह स्वाति की अपनी खुद की पर्सनल खोज थी। ये सुन देखकर और अपने रोहित को ऐसे ही खड़ा देखकर अब अनिका काफ़ी कंफ्यूज भी लग रही थी और खुश भी हो रही थी। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। कुछ देर बाद अनिका और रोहित अपनी बातें करने के बाद मारवा सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं तो भूमिका बेचैन होकर इधर से उधर टहलते हुए दिखाई दे रही थी। वहीं पर कौटिल्य एक और खड़ा चुपचाप भूमिका को देख रहा था। वह प्रीति सोफे पर बैठी हुई थी और उन दोनों को ही देख रही थी। जैसे ही भूमिका एक ओर से दूसरी ओर जाती और फिर दूसरी ओर से मुड़कर फिर पहली की तरफ आ जाती तो उसे अनिका और रोहित एक साथ अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को देखते ही भूमिका के परेशान चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। भूमिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर कौटिल्य और प्रीति भी उसे और देखने लग जाते हैं। जैसे ही रोहित और अनिका उसके करीब आते हैं वे झट से रोहित का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम दोनों को इस वक्त अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे कैसा लग रहा है। ये कहने के बाद वह रोहित का चेहरा अपने हाथ में थोड़ा सा घुमाते हुए उसके घाव को देखने लग जाती है। रोहित कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता और अपनी गर्दन को दूसरी तरफ करके चुपचाप खड़ा हो जाता है। ऊपर से देखकर इस बात का अनुमान कोई नहीं लगा सकता कि बीती रात में उस गर्दन पर क्या बीता होगा। अब भूमिका अनिका को गले लगाते हुए और कहती है, आपने ये आप कितनी बड़ी तसल्ली दी है मुझे। मेरी भाभी एक डॉक्टर है। इस तरह की सभी बातें पर लेने के बाद वह साफ साफ आराम से सोफे की तरफ इशारा कर देती है बैठने का। उसके बाद अनिका प्रीति से कहती है, तुम हॉस्पिटल गई थी कुछ खास प्रकार की जांचों के लिए? क्या तुम्हारे काम पूरा हो चुका है? अनिका की बात सुनते ही प्रीति सौ पका जाती है और सिर्फ अपनी गर्दन हिला देती है। इसके तुरंत बाद प्रीति भूमि की तरफ देखने लगती है। अनिका से झूठ बोलना प्रीति के वश की बात नहीं थी, लेकिन बिना भूमि की इजाज़त के इस बात पर मुंह खोलना भी प्रीति के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि ये काम उसे भूमिका के कहने पर ही किया था। साथ साथ ही उसे अनिका से इस बात को छुपा कर रखने की हिदायत भी दी गई थी। इस बात को छुपाने का भूमिका का कोई भी खास उद्देश्य तो नहीं था। वह सिर्फ अनिका को इस किसी की तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए भूमिका ने इस बात को छुपाने की हिदायत प्रीति को दी थी। और अब परिस्थिति को संभालते हुए भूमि कहती है, मुझे शक था कि दमयंती देवी ने अपने आप को बचाने के लिए बाकी औरतों की तरह इन्हें भी अपनी इच्छा से सुलाने का कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर किया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं जानना चाहती थी कि कहीं इन्हें नहीं अनिका दी। इनके वर्ल्ड में ऐसी कुछ भी नहीं है।
सब कुछ सामान्य है। अब अनिका प्रीति से कहती है, ये जानने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ रिसर्च लैब में तुम ये जानकारी इकट्ठा कर सकती थी। अगर लैब के किसी भी चीज़ में कोई भी कमी या खराबी आई है तो मुझे कह देती, मैं न्यू ऑर्डर कर लेती। ऐसी ज़रूरत तुम्हें पड़ती नहीं कि तुम्हें बाहर जाना पड़ता किसी काम के लिए। तुम हॉस्पिटल जाओगी। ये सब सुनकर अब प्रीति से कोई नया जवाब नहीं बनता। तब भूमि कहती है, मैंने ही कहा था कि हॉस्पिटल चली जाए, वहाँ पर किसी भरोसेमंद असिस्टेंट को साथ में लेकर डॉक्टर के साथ मिलकर इसे जल्द से जल्द पूरी करें। यहाँ इसकी हेल्प कौन कर सकता था? प्रीति भूमि की बात से सहमति देते हुए एक बार फिर से अपनी गर्दन हामी में हिला देती है। अनिका भूमि की तरफ देखते हुए कहती है, अभी तक मेरे लिए ये सब एकदम सामान्य बात थी, लेकिन तुम्हारी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों मिलकर कुछ और पता लगाने की कोशिश कर रही हो। साफ साफ कहो, आखिर बात क्या है? फिर हल्की सी नाराजगी दिखाते हुए भूमि अनिका से कहती है, इतना तेज होना भी जरूरी नहीं होता। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें हर बात पता कैसे चल जाती है। इस पर अनिका कोई जवाब नहीं देती और सिर्फ प्रीति और भूमि की तरफ देखती रहती है। अब वे दोनों क्या बोलेंगी? अनिका की नज़रों से बचने के लिए प्रीति अपनी गर्दन नीचे कर लेती है और जैसे ही उसे एक कौटिल्य दिखाई नहीं देता, मानो वो गायब होकर वहां से चला गया हो। अनिका के सामने भूमिका जवाब देती है, दरअसल मेरे कहने पर प्रीति ने उन दोनों की डीएनए टेस्ट किया है, जिससे ये पता चला जा सके कि वे दोनों बहनें नहीं हैं। फिर दोनों एक सेकंड तक रुक जाती है और सोचने लग जाती है। आगे कहती है, ये एकदम स्पष्ट है कि इन दोनों में से दमयंती देवी के लिए लच्छो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी निपुण से काफ़ी ज़्यादा है। लच्छो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने निपुण मीना को मोहरा बनाया गया है। यूं ही किसी के लिए कोई अपनी जान देने के लिए भला क्यों तैयार होगा? शायद इसलिए निपुण मीना के दिमाग में भी ये बात डाल दी गई है कि वे लच्छो सगी बहनें हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि लच्छो को इस संबंध में किसी भी उलझन में नहीं दिखाया या फिर रखा गया। पर क्यों? अब प्रीति कहती है, भूमि दी, ये भी हो सकता है कि निपुण मीना ये बात ना जानती हो कि लच्छो ये बात जानती है। निपुण मीना उसकी बहन नहीं है, लेकिन उसे अपनी सगी बहन समझती है, ताकि ज़रूरत पड़ने के वह निपुण मीना का अपने तरीके से इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर इमोशनल फुल निपुण मीना को बनाया जा रहा है, लच्छो को नहीं। अब अनिका अपना हाथ सोफे पर बैक रेस्ट की तरफ कर लेती है और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ आगे कुछ कहती 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर कहना स्टार्ट करती है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लच्छो की निपुण मीना हो सकती है, निपुण मीना लच्छो हो सकती है। ये सुनकर कौटिल्य और भूमि एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब अनिका आगे कहती हैं, फिलहाल तुम दोनों जितना जल्दी हो सके इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। इतना कहने के बाद अनिका फिर से खामोश हो जाती है। अब अनिका की बात सुनकर जहाँ प्रीति सवाल भरी निगाहों से अनिका की तरफ देखती है, वहीं भूमिका की आंखों में हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह पूछती है, साफ दिखाई देती है, वह पूछती है कि मतलब? अब अनिका जवाब देती है, मतलब ये कि इन तीनों का मारवा हाउस में वक्त पूरा हो चुका है। अनिका फिर से चुप हो जाती है। भूमिका से ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। वह खुद झुंझलाते हुए कहती है, क्या तुम पूरी बात बताने के बारे में सोच रही हो? क्योंकि मुझे आधे अधूरे सस्पेंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। फिर भूमि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मतलब क्या है, हम उन्हें मारवा हाउस में ही कहीं शिफ्ट करने वाले हैं या फिर उन दोनों को अपनी ज़िंदगी के अंतिम सांस मारवा हाउस में ही पूरी कराने वाले हैं? भूमिका की बात सुनकर अब अनिका जवाब देती है, दोनों नहीं, उन तीनों। इसके बाद अनिका कौटिल्य की तरफ देखती है और कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम से पहले उनका संदेश हम तक पहुंच जाएगा। तुम्हें अलर्ट रहना होगा। वे हर हाल में इन तीनों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब कौटिल्य बदले में जवाब देता है, जी मैडम। इसके बाद अनिका भूमिका की तरफ देखती है और कहती है, दमयंती देवी,
अब इन्हें और ज़्यादा वक्त यहाँ नहीं रहने देगी। जैसा कि सौम्या का कहना था, वे दमयंती देवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अनिका फिर एक पल के लिए चुप हो जाती है और कुछ सोचकर दोबारा कहती है, बात सिर्फ ये नहीं है कि इन दिनों इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, बात ये है कि सौम्या उसे बचपन से ही जानती है। इसलिए हमें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उसका अनुमान बिल्कुल सही होगा। उसी के अनुमान के आधार पर हमें आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब भूमिका पूछती है, क्या दमयंती देवी की इतनी हिम्मत है कि वे मारवा हाउस की तरफ आंख उठाकर देख सके? अब अनिका मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं, इतनी हिम्मत उसमें पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। वे ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब भूमिका परेशान होते हुए कहती है, तुम पूरी बात बार बार अद्धी अधूरी बात बता रही हो, प्लीज पूरी बात बताओगी? क्या है आगे और क्या है आगे का सस्पेंस? बार बार तुम सस्पेंस बताकर आधी अधूरी बातों को छोड़ रही हो। अब अनिका जवाब देती है, नहीं, कुछ सस्पेंस अच्छे होते हैं तो इंतजार करना होगा। अब भूमिका जवाब देती है, लेकिन तुम्हारे ये सस्पेंस हमेशा खतरनाक होते हैं या फिर बड़े ही भारी शौक वाले होते हैं। एक पल तक खामोशी छा जाती है, फिर आगे भूमिका कहती है, चलो ठीक है, सस्पेंस या शौक जो तो है हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम जब हमें ये पता होगा कि आगे क्या होने वाला है तब हम आगे की तैयारी करने लग जाएंगे या नहीं, बताओ? अनिका भूमिका की एक बात का कोई भी जवाब नहीं देती। वह फिर से कुछ सोचने लग जाती है। तब रोहित अनिका से पूछता है, क्या तुम सच में इन्हें दमयंती देवी को लौटा दोगी? अनिका जवाब देती है, हम कितनी भी ईमानदारी से इन्हें वापस करने की कोशिश करें, लेकिन दमयंती देवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। वे कोई ना कोई ऐसा दाव जरूर खेलेगी जिसका फ़ायदा उठाकर हमें इन तीनों को वहां पहुंचाने या पहुंचने से पहले ही ख़त्म करना का मौका मिलना होगा। अब भूमिका अनिका की बात को पूरा करते हुए आगे कहती है, अगर दमयंती देवी अगर मौका नहीं मिलेगा तो हमें वह मौका बनाना होगा। तुम यही कहना चाहती हो ना? अनिका जवाब देती है, हाँ बिल्कुल सही, यही हमारे लिए तैयारी है जो तुम्हें करनी होगी। भूमिका जवाब देती है, तैयारी तो हम तब करेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि किन शर्तों पर हम उन्हें वापस भेज रहे हैं। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ कि पूरी बात ही नहीं मालूम तो आगे क्या चाल बताऊं, कैसे सोचूं? फिर एक पल की चुप्पी रह जाती है। भूमिका कहती है, सच कहूँ तो मैं ये सोचकर भी काफ़ी परेशान हूँ कि तुम्हें इस दमयंती देवी से क्या हासिल हो सकता है। मुझे को ऐसा कोई भी चीज़ याद नहीं आती जिसकी तुम्हें कमी हो, या फिर जो इस पूरी दुनिया में तुम्हें अधिक किसी और के पास हो। सिर्फ रोहित इस बात को ठीक तरह से समझ पा रहा था कि किन शर्तों पर ये तीनों वापस जाने वाली है। वह भी अच्छी तरह जानता था, ये बराबरी का सौदा नहीं होगा। अनिका को दमयंती देवी से जो चाहिए था, इसके बदले में वे 3 गुना दमयंती देवी को अदा करने वाली है। अनिका चाहती तो साफ साफ शब्दों में कह सकती थी कि वह आकाश के बदले में सौदा करने वाली है, लेकिन जब तक आकाश उसे वापस नहीं मिल सकता तब तक वह खुलकर इस सच के बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। अब अनिका भूमिका की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कहती है, तुम बस इतना समझ लो कि हम में से जिसका जो क्षमता है उस आधार पर देखकर हम सभी दमयंती देवी का सामना करने वाले हैं। हमें बस ये कोशिश करनी होगी कि हमें किसी भी तरह से जान की हानि को झेलना ना पड़े। दमयंती व उसके साथियों में से कोई वापस जिंदा ना जाने पाए। इस सौदे के दौरान इन तीनों नमूनों के बदले में हमें हमारे काम की चीज़ मिलनी होगी, और वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे सुरक्षित हमें वापस लेकर आना होगा। ठीक इसी वक्त चिराग मेहता यहाँ पहुँच जाता है। सबसे पहले अनिका की निगाहें चिराग पर पड़ती हैं। उसे लगता है कि वह जरूर रोहित से मिलने आया होगा। चिराग उनके करीब पहुँचने के बाद सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है, फिर चिंतित स्वर में रोहित से कहता है, सर अब आपकी तबीयत कैसी है? रोहित जवाब देता है, चिराग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता वाली कोई भी बात नहीं है, जल्दी ही ये घाव भी भर जाएगा। अब चिराग रोहित से कहता है, सर अनिका मैडम के भाई आकाश गुलेरिया का पर्सनल वकील विक्की, उसने
उनसे मिलना चाहता है। ये सुनकर अनिका हैरानी से चिराग की तरफ देखती है, फिर एकदम धीमी आवाज में मानो खुद को ही कहती हो, विक्की। रोहित तुरंत अनिका से पूछता है, क्या ये वही है? अनिका अपनी बदले में गर्दन हाँ में हिला देती है और इसके बाद रोहित और अनिका दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, मानो एक दूसरे से पूछ रहे हो कि अब इसे क्या काम आ गया है। फिर कुछ सोचकर अनिका कहती है, उसे अगले हफ्ते किसी ठीक वक्त पर बुला लेंगे, मेरे पास अभी उसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। चिराग कहता है, मैडम उसका कहना है कि उससे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा है कि मैं आपसे कहूँ कि जिसका आप इंतज़ार कर रही है वह सूचना उसी के पास है। अब रोहित और अनिका एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये अंदाज़ा नहीं था कि दमयंती की बात विक्की के पास है।